स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के ऊपर ये हमारे थर्ड वीडियो है। दो वीडियो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके मैक्सिमम टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप पहले उन वीडियोज को देखिए। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइसोटोप और आइसोबार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, बोहर मॉडल ऑफ एटम हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन समझा था, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद हमने ये टेबल आपको याद करने के लिए लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि आप इस टेबल को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब आपको समझाएं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का उनकी सेल्स के अंदर जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं अलग अलग, उनके अंदर किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस टेबल को मैंने रिवाइज करने के लिए आपको दिया था, तो इसमें सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या होगा? हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, और उसके बाद क्या होगा? क्लोरीन के बाद आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, यहाँ तक इसमें क्या क्या दे रखा आपको? आर्गन, पोटेशियम, यहाँ होगा आर्गन, और फिर 19 नंबर पर क्या हो सकता है इसके अंदर? 19 पर क्या होगा? पोटेशियम के से डिनोट करेंगे, और यहाँ पर 20 की अगर मैं बात करूँ तो 20 पर क्या होगा? कैल्शियम Ca। ओके, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हम यहाँ पर जो के एलिमेंट सेल की बात कर रहे थे कि जो बोर द्वारा दी गई थी सेल्स इससे एटम के स्ट्रक्चर के अंदर, उसके अंदर किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन से एग्जिस्ट करते हैं उसको समझते हैं एक बार। ठीक है, अपनी 9th क्लास के अकॉर्डिंग। 11th क्लास में जाकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग टाइप से होती है, बट आप यहाँ पर बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, तो चलिए बेसिक चीजों के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इस तरीके से हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होगा। जैसे बीच में क्या होते हैं? इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद अगर इसके चारों तरफ बात करें, अब इसमें कितना है? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इन सब चीजों की बात करेंगे। किसकी? प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो अब देखिए इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन इसके अंदर क्या होता है? 1 होता है। अब बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन इसके अंदर 0 प्रेजेंट होती है। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो इसमें 0 प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? हाइड्रोजन गैस के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 1 इसके अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इसके देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से एक दूसरी सेल्स के अंदर भी ट्रांसफर होते हैं जब आयंस का ट्रांसफर होता है आयनाइजेशन की फॉर्म में अलग अलग तरीके से। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम एटॉमिक नंबर नहीं मान सकते। हम यहाँ पर जो सबसे इसके अंदर स्टेबल रहते हैं सारी चीजें में से, वो क्या होगा? वो होगा प्रोटॉन। इसीलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक नंबर वो लिख सकते हैं हम क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये हो सकता है एटॉमिक नंबर। हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तब वहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में होंगे। ठीक है, इक्वल नंबर में होंगे। जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कम ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से इसका मास भी डिसाइड होता है। क्योंकि जो मास नंबर होता है, अगर मास नंबर की बात करें, ये टर्म सारी डिस्कस करेंगे अभी हम। मास नंबर क्या होता है? इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो कॉम्बिनेशन है, सम है, उसको क्या कहेंगे? इसका मास नंबर कहेंगे। किसी भी एटम का मास किस तरीके से डिनोट करेंगे हम? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरीके से सम निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम के एलिमेंट का। ओके, देखिए अब आगे। अब बात करें इसके इस टॉपिक की, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आप समझिएगा इस चीज को। ठीक है, एक मिनट। अब देखो, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसी तरीके से यहाँ पर हीलियम का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, आपको ये हीलियम का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसका हीलियम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ इसका लिथियम का स्ट्रक्चर, फिर ये बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अगर आप सभी में देखो, जैसे सोडियम का लगा लीजिए एग्जाम्पल के लिए, इसमें देखो फर्स्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इसके सेकंड सेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ये किस तरीके से होता है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से होती है? चलिए वो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, देखो एक मिनट के लिए आपको इस स्लाइड के अंदर दिखाते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले मैं सोडियम ले लेता हूँ, आप सोडियम ले लीजिए। ये मैंने सोडियम लिया Na। ओके,
यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद ना इनको इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करेंगे अब वो समझो। देखो सबसे पहले सेल कौन सी होती है, के सेल, फिर एल, फिर एम, फिर एन सेल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम इसकी वैलेंसी डिसाइड करेंगे। अब ये क्या चीज आ गई सर, वैलेंसी, चलो इसके बारे में भी आपको बताएंगे वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ सोडियम है, सोडियम कितने नंबर पर है, 11 नंबर पर, तो हम लिख सकते हैं इसका क्या, इसका एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, जैसे 11 पर है, ठीक है। 11 नंबर पर क्या है सोडियम, उसका मास नंबर क्या होगा, मास नंबर अगर मैं ऐसे कहूँ सर 11 और 11 22, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, नहीं, इसका मास नंबर होता है 23, ठीक है। बिकॉज जब बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स इसमें 11 प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन इसमें 11 प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन इसमें 12 प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द रीजन कि इसका मास नंबर यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 23 होगा, ठीक है। इसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आप जैसा कि आप जानते हो और आपको कई बार बताया जा चुका है कि जो एटम होता है ना, उसके अंदर फर्स्ट सेल के अंदर जो ये तो इसका क्या है, इसका न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है। इसकी जो फर्स्ट सेल होती है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम आ सकते हैं। इसके बाद जो इसकी सेकंड सेल होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, इस तरीके से 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इसकी थर्ड सेल की बात करूं, जैसे फर्स्ट सेल क्या होगी के, फिर एल, फिर एम, एम सेल की बात करें तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब सब क्यों, देखो हर एक फर्स्ट सेल को एक्सेप्ट फर्स्ट सेल, हर एक एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है स्टेबल होने के लिए। हर कोई चीज स्टेबल होना चाहती है, हम भी तो स्टेबल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसी तरीके से एटम्स भी स्टेबल होना चाह रहे हैं। आप जनरली तरीके से ऐसे समझिए साइंस के अंदर एटम जो है वो स्ट्रक्चर, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर होगा, हर एक एटम अपने आप को स्टेबिलिटी की फॉर्म में लेके आना चाहता है। मैं सोडियम का ले रहा हूँ, इससे पहले अगर मैं नियोन की बात करूंगा, नियोन यहाँ पर 10 पर होता है, तो फर्स्ट शेल के अंदर उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बच गए उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके जो दूसरी सेल है एल सेल उसके अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एटम तो पहले से ही स्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ना तो गेन करेगा ना ही लॉस करेगा, कुछ नहीं करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, ठीक है। बट यहाँ सोडियम के साथ क्या हो रहा है, सोडियम के फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, सेकंड सेल के अंदर इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, अब वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे थे वो, ठीक है। तो पहले में 2, फिर उसके बाद 8, और उसके बाद फिर जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो इसकी थर्ड सेल के अंदर जाएगा। इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ लिखना है कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर एल सेल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लास्ट में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर तो 8 है, उसके बाद थर्ड सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ये थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो समझते हैं कि ये वैलेंसी क्या चीज आ गई। मैं बोलता हूँ कि एक एबिलिटी है किसी भी एटम की गेन करने की या लॉस करने की, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लॉस करने की एबिलिटी को वैलेंसी कहा जाता है, ठीक है ना, संयोजकता हिंदी में। क्या कहेंगे, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन और लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की या गेन करने की एबिलिटी को ही वैलेंसी कहा जाता है। अब कहोगे सर गेन क्यों करेगा या फिर लॉस क्यों करेगा, अब देखो हर एक एटम अपने आप को स्टेबिलिटी की फॉर्म में लेके आना चाहता है। अब इससे सोडियम के पास क्या हो रहा है, इस सोडियम के अंदर जो लास्ट सेल में है ना, इसके 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटर मोस्ट सेल के अंदर। तो अब एक बात बताओ, अब इसमें 8 होने के लिए कितने की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब एक और एटम है, जैसे क्लोरीन को लगा लीजिए आप, क्लोरीन 70 नंबर पर होता है, क्लोरीन जो है वो 70 नंबर पर है। तो उसके क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 10 हो गए, उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स उसकी लास्ट सेल में होंगे। तो अब इसमें इसको 8 कंप्लीट करने के लिए ना लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो अभी एक चीज समझो आप, क्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल होने के लिए, और जो सोडियम है इसको आखिरी सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो आप एक बात बताओ मुझे, क्या सोडियम को कोई 7 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ओबीसी बात है नहीं। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से दिए जा सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना इतने आसानी से। तो इसीलिए जो सोडियम है वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को डोनेट कर देगा, क्योंकि यही तो होगा ना। आप एक किराए पर समझो आप, ये सेल्स जैसे अब इस जनरल भाषा में समझते हैं, इसकी जो सेल्स होती हैं वो एक तरीके से किराए पर ले रखी है। अब उसके अंदर ये प्रेजेंट है सारे किराएदार, अब इलेक्ट्रॉन्स एक प्रेजेंट होगा उसमें 8 आ सकते हैं। अब 8 के लिए अकेले एक एक उसके अंदर बैठा हुआ है तो वो तो बिना बात का खर्चा बढ़ रहा है ना उसका। तो सिंपल सी बात है कि वहां क्या हो रहा है, जो एटम प्रेजेंट जो इसका है उसकी लास्ट सेल को ये रिमूव कर देगा, और 2 ही सेल से क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी की फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहेगा।
तो अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर देगा किसी दूसरे को। अब बात करें इसकी क्लोरीन की, तो क्लोरीन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसके लास्ट वाली सेल कंप्लीट हो जाएगी और स्टेबल हो जाएगा, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत है और आसानी से मिल भी जाएगा इसको। तो क्या हो रहा है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, इसीलिए उसकी वैलेंसी 1 है, और जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, इसीलिए उसकी वैलेंसी भी 1 है। लेने या देने की क्षमता, एबिलिटी, उसी को तो हम वैलेंसी बोल रहे हैं। अगर सर प्लस और माइनस की चार्ज की अगर आप बात करोगे, देखो तो वो क्या होगा, वो उसके ऊपर चार्ज होगा, वो चार्ज कहेंगे कि जो सोडियम होगा उसके ऊपर तो क्या आएगा, उसके ऊपर तो प्लस चार्ज आएगा 1, ठीक है, +1 चार्ज आएगा, और क्लोरीन होता है उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। वो चार्जेस की बात करेंगे कि भाई उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया है, दिया है, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम करती है। फर्दर आप अगर आपको ये समझ में ना आया तो मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बता सकते हैं। वीडियो अगर आप तीसरे ये जो पार्ट देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको अच्छे से कुछ ना चीज तो समझ में आ रही होंगी। अरे तो कम से कम शेयर और सब्सक्राइब तो कर दिया करो, इतना भी नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। देखो, तो अभी आप ये कुछ टर्म्स जो इसकी मैंने बात की थी उसको अपनी कॉपी में नोट करने के लिए यहाँ से देखिए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मैंने यही तो कहा, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होंगे ना, अब कहोगे सर आउटर मोस्ट सेल में मान लीजिए कई बार 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर वो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको 3 की जरूरत है, या तो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हो या इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हो, वो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। कभी आप सोचो कि सर लास्ट वाली सेल में 5 लगा लो, अब जैसे इसको फास्फोरस को लगा लो, सल्फर को लगा लो, है ना, एल्यूमिनियम को लगा लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम अब 13 नंबर पर है, तो क्या होगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 10, और लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसको कितने की रिक्वायरमेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अरे तो 5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता उसको कोई भी, भाई हाफ से ज्यादा नहीं दे सकता ना, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन दो, एक, दो और 3 डोनेट कर सकता है, 3 एक दूसरे के साथ में लेन देन हो सकता है। 4 अगर होंगे तो 50-50% वाला काम होगा ना। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पहले से हैं, 4 उसको चाहिए, तो वहां एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जो आप नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करें, वो कार्बन की बात वाली है, ठीक है। कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, उनके अंदर ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है कि वो ऐसे लास्ट सेल में उनके 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी वैलेंस 4 होती है, वैलेंसी, ठीक है, लेने या देने की क्षमता। तो वहीं पर बात करें कि एल्यूमिनियम की, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, इसलिए उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, प्लस उसके ऊपर चार्ज होगा 3, ठीक है, +3 चार्ज होगा, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं किसी 5 वाले को, ताकि उसके 8 हो जाए और वो अपने स्टेबिलिटी को गेन कर ले, ठीक है, और ये भी स्टेबल हो जाएगा जब 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर देगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं क्या, इफ एन एटम्स आउटरमोस्ट सेल इज कंप्लीटली फिल्ड दे आर इनर्ट और लीस्ट रिएक्टिव एंड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और लॉसिंग वैलेंसी जो है वो जीरो हो जाएगी। उसकी लास्ट वाले आउटरमोस्ट सेल के अंदर अगर टोटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो उसकी वैलेंसी होगी जीरो। जैसे मैं नियोन की बात करूँ तो नियोन की वैलेंसी कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि वो 10th पर प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल्स के अंदर, और इस तरीके से उसके जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसका बैलेंस सेल क्या होगा, बैलेंस सेल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे आउटर मोस्ट सेल के अंदर, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड हो गया ना, तो जिस वजह से वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए उन गैसेज को इनर्ट गैस कहा जाता है, नोबल गैस कहा जाता है, जो किसी के साथ में जनरली तौर पर रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है, तो वही क्यों किसी के साथ रिएक्शन करेंगी, सिंपल सी बात है। उसके बाद इनर्ट एलिमेंट हीलियम, जैसे एक बात करें, हीलियम भी हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, जैसे हीलियम है, नियोन है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से चलता जाएगा, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया 18 पर, ठीक है। उसके बाद में आएंगे बहुत सारी गैसेज आगे भी। तो ये सारे के सारे क्या है, ये यहाँ पर इनर्ट गैसेज होती है, नोबल गैसेज होते हैं, जो नॉन रिएक्टिव गैसेज के श्रेणी में आती है, कैटेगरी में आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, atoms having 8 electrons in their outermost shell having octet configuration and are stable, अपने octet configuration को कंप्लीट करके ये स्टेबल हो जाते हैं। if an atom's outermost shell is not completely filled it is not stable, यदि उसका लास्ट शेल जो अगर कंप्लीट नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स तो वो स्टेबल नहीं होता। it will try to attain stability for by losing gaining और sharing, इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, गेन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, जैसे जिसके पास 4 होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स लेन देन करेंगे, वहां पर शेयरिंग करेंगे with other atoms to attain octet configuration. The number of electrons lost, gain or shared by an atom to attain octet configuration is
कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी कैपेसिटी ऑफ द, उसको कंबाइनिंग और लॉसिंग कैपेसिटी ही बोलते हैं, वही तो उसकी वैलेंसी कैपेसिटी होती है, वैलेंस कहते हैं उसको, वैलेंसी ऑफ द एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, सोडियम एटम आर इजिली लॉस वन इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज स्टेबल होना चाहेंगे, बिकम स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो देयर वैलेंस इज वन। मैग्नीशियम easily lost 2 electrons, so its valence is 2. Aluminium can easily lose 3 electrons, so its valence is 2. So its valence is 3. ठीक है, अब कार्बन है, कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स वैलेंस इज 4। शेयर करेगा, शेयर करेगा, ये डोनेटर या किसी से लेना देना नहीं कर सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ना तो 4 दे सकता है किसी को, ना 4 ले सकता है, वही बात होगी ना। तो ये शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, इसकी बहुत बड़ी ब्रांच आगे चल के कार्बोनेट्स कंपाउंड की। तो Fluorine can easily gain 1 electrons and become stable, so its valency is 1. Oxygen can easily gain 2 electrons, so its valency is 2. Nitrogen can easily gain 3 electrons, so its valency is 3. आप ये चीज अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुकी है आपको? बताइए, क्या आपको ये टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड है? अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी हुई कंप्लीट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। कुछ टर्म्स रह गई हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर थ्योरेटिकली। वैसे तो मैं बता चुका हूँ व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। ओके, जैसे ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, जैसे बोल रहे हैं कि क्या सेम एटॉमिक नंबर, ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। देखो, हाइड्रोजन है 1 प्रोटॉन, हीलियम है 2 प्रोटॉन, लिथियम है 3 प्रोटॉन, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही प्रेजेंट हो रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, और उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो भी उतना ही होगा जितने उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। मास नंबर क्या होता है? द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बता चुका हूं ना मैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियन सिंपल सी बात है भाई, न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस क्या है? न्यूक्लियंस, न्यूक्लियस तो समझा था, न्यूक्लियंस क्या आ गया? न्यूक्लियंस प्रोटॉन और ये जो न्यूट्रॉन है, ये दोनों दोनों मिलकर उसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, तो इन दोनों को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को न्यूक्लियंस कहा जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं ना, उन्हीं से तो कुछ बना हुआ सब कुछ। The mass of an atom is mainly the mass of proton and neutrons in the nucleus of the atom. कार्बन मास नंबर 12, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो मास उसका कितना हो गया? 12 यूनिट हो गया। ये यू कैसे आया, जी वगैरह क्या आए हैं, ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ोगे, जो वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो चैप्टर है उसके अंदर। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बाद। एल्यूमिनियम मास नंबर 27, 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन्स, 14 न्यूट्रॉन्स, जिसकी वजह से इसका मास नंबर 27 हो जाता है, 26 नहीं। कभी आप जस्ट डबल कर दो हर एक चीज के अंदर, कि कार्बन में डबल किया 6 हो गए तो 6 और 6 12, मास नंबर 12 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता सभी में। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनकी जो नंबरिंग होती है वो नंबर डिसाइड करते हैं। ठीक है, वो कम और ज्यादा हो सकते हैं प्रोटॉन से। सल्फर का मास नंबर क्या होगा? देखो 32, कैसे? 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन, तो इसलिए मास क्या होगा? 32 यूनिट। ओके, इसके बाद अगर बात करें इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की, तो अभी भी मैंने बताया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। ये जो यहाँ पर लास्ट में नीचे नाइट्रोजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है, जो नाइट्रोजन है उसके नीचे इस तरफ आप लगाओगे उसका एटॉमिक नंबर, और ऊपर उसका क्या लगा दोगे आप? उसका मास नंबर। इस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी एटम्स का। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, व्हाट इज आइसोटोप्स। फिर पढ़ेंगे व्हाट इज आइसोबार। दो ही लास्ट के छोटे छोटे टर्म्स रह गई हैं, आप ध्यान से समझिएगा क्या होता है। देखो, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, क्योंकि अभी अभी हम कोई एक चीज पढ़ के आए हैं, क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट। अब देखो, जैसे मैंने मास नंबर की बात की थी, मास नंबर की, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के का सम था ना। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कम ज्यादा हो रहे हैं, न्यूट्रॉन्स के कम ज्यादा होने की वजह से इसका जो मास होता है ना, वो भी डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं इसे सोडियम की बात करूं, क्लोरीन की बात करें, तो जैसे अब आर्गन उठाते हैं या हाइड्रोजन ले लिया, सबसे पहले हाइड्रोजन ले लेते हैं। देखो, हाइड्रोजन में अगर आपसे मैं एक बात कहूं, तो हाइड्रोजन में क्या है ना, इसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन ये 1 नंबर पर है, इसका मास नंबर भी कितना है? इसका मास नंबर यहाँ पर मास नंबर कितना होगा? 1 होगा। फिर एक हाइड्रोजन होता है जिसका मास नंबर कितना होगा? ये एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, मास नंबर इसका 2 होता है। एक और हाइड्रोजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर, जैसे यहाँ पर आप सब स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं आप,
क्या है, जैसे हाइड्रोजन है, इसका मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर भी 1, ठीक है, मास नंबर 1, मास नंबर क्या 1, एटॉमिक नंबर भी क्या है 1 है। हाइड्रोजन फिर ड्यूटेरियम है, फिर ट्रीटियम है, इसके अंदर मास जो है 2 एंड 3 है रिस्पेक्टिवली, एंड 1 1 इसका एटॉमिक नंबर है। मतलब एटॉमिक नंबर तो जिसमें सेम हो, मास नंबर जिसमें डिफरेंट हो, वो आइसोटोप्स होगा। याद रखने की बात, ये टॉप्स, टॉप वर्ड, मतलब इसका जो टॉप में जो चीज लिखते हैं ना मास नंबर, वो डिफरेंट हो बस, ठीक है। क्या कहेंगे, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, ध्यान रखना, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल हाइड्रोजन एज 3 आइसोटोप, जैसे प्रोटियम, डिटोरियम एंड ट्रीटियम, इस तरीके से कंप्लीट है। आपको यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर भी दिखाई जा रहे हैं कि इस तरीके से स्ट्रक्चर काम करते हैं, ठीक है। ये कार्बन के स्ट्रक्चर है। कार्बन के अंदर भी देखें तो देखो 6 और 6 एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर 14 और 12 अलग अलग होते हैं, 14 भी हो गया है, 12 हो गया है, 14 हो गया, इस तरीके से अलग होते हैं। तो ये कार्बन भी क्या, कार्बन के भी आइसोटोप पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के भी आइसोटोप पाए जाते हैं, और क्लोरीन गैस के भी आइसोटोप पाए जाते हैं। जैसे क्लोरीन में देखो 17 और 17 है, और अगर मैं उसके एटॉमिक नंबर की बात करूँ वो तो सेम है, ठीक है। मास नंबर की बात करें तो वो डिफरेंट है, 35 और 37। ओके, चलिए अब आइसोटोप्स के बाद बात करते हैं आइसोबार्स की। जस्ट इसका जस्ट अपोजिट होगा क्या, आइसोबार्स आर द एटम्स डिफरेंट एलिमेंट हैविंग, क्या होगा देखो, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। उसका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंस है बट मास दोनों का सेम, ऐसे दो एटम्स क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे। जैसे बात करूं मैं अभी कैल्शियम की और आर्गन की। आर्गन क्या है, उसका एटॉमिक नंबर देखो 18 हो गया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना 20 हो गया, बट मास नंबर देखो दोनों का 40। बताओ, जिसमें मास नंबर, आ रही बात समझ में। तो आइसोटॉप्स मतलब जिसमें टॉप वाली मास जिसको लिखते हैं, मास डिफरेंट था, एटॉमिक नंबर सेम था। आइसोबार्स क्या होगा, जिसमें मास नंबर जो है वो सेम होगा, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। ओके, आयरन की बात करें, निकल की बात करें, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव सेम एटॉमिक मास नंबर। जैसे 58 की बात करें, 26 और 27 निकल और फेरस जो होता है आयरन, ये 26 और 27 इनका एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर 58 होता है दोनों का, निकल का भी और फेरस का भी, ठीक है। तो ये हमारे लास्ट टॉपिक थे आइसोटोप्स और आइसोबार्स, ठीक है। अब जो यहाँ पर जैसे अभी बात की थी हमने इसकी आइसोटोप्स की कुछ एक एप्लीकेशंस भी होती है कि इसको कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का भी यूज किया जाता है भाई, ठीक है। आयोडीन जैसे कोबाल्ट का आइसोटोप्स का बार्स होता है, यूरेनियम होता है, यूरेनियम, यूरेनियम, अब बताते हैं ये क्या चीजें हैं सारी की सारी, ठीक है। देखो यूरेनियम का है ना, ईंधन के रूप में इस्तेमाल, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हो या रॉकेट साइंस हो, उस सब चीजों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम का। यूरेनियम 235 237 इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड होते हैं इसके, ठीक है, एटॉमिक नंबर होते हैं, एटम्स होते हैं यूरेनियम के, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है क्या, जैसे कुछ कैंसर के टाइप के जो बीमारियां होती हैं उसके दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है कोबाल्ट का। उस तरीके से जो गोइटर जो घेंगा रोग होता है उसके इस्तेमाल में आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आयोडीन भी एक तरीके का एलिमेंट है ना, एटम्स है। तो उन सभी के जो आइसोटोप्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब एक हार्ड वाटर जिसको बोलते हैं हार्ड वाटर, तो इसका जो हाइड्रोजन है डिटोरियम, इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको D2O भी लिख सकते हैं हम, क्या D2O। तो D2O हार्ड वाटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसको अगर आपसे कोई पूछे, अब 9th क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपकी, तो सिंपल सी बात है, तो D2O कुछ पूछ लिया D2 क्या होता है, या फिर बोले हार्ड वाटर क्या होता है, तो हार्ड वाटर आप बता सकते हो, ये प्रेजेंट होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट बताना होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। ये जो टॉपिक है, ये यूरेनियम बताया, कोबाल्ट बताया, हाइड्रोजन बताया, ये आपकी एनसीईआरटी बुक के इस चैप्टर के लास्ट में भी आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट और है कि किस तरीके से, अब देखो जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन पर 35 है, 37 है, तो इनके बीच का जो नंबर लिया जाता है। अभी किस तरीके का एलिमेंट, देखो ये एक अमाउंट में पाए जाते हैं, तो ज्यादा मात्रा में अगर 35 वाला क्लोरीन मिल रहा हो, अगर एग्जिस्ट कर रहा हो हमारे जैसे भी मिलते हैं जहां पर भी ये मिनरल्स की फॉर्म में, वहां पर चीजों मिलती है सारी चीजें, ठीक है। तो वही काम है कि इनका जो जितनी भी अमाउंट में इनकी अबंडेंस जिसकी भी होगी, जो ज्यादा मात्रा में मिलेगा
उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और कम की कॉन्सेंट्रेशन की कितनी है, उसके हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज निकालते हैं और ये देखते हैं कि लास्ट में फिर कितना हुआ। जैसे अभी इसकी बात करें क्लोरीन की और इसकी, तो एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में है, वो किसी ने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए। ये चैप्टर हमारा वैसे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। आपको कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को जरूर से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहें। बाय बाय, जय हिंद।